ऐसे ही जानकारी भरे वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्रो एंटरटेनमेंट। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्रो एंटरटेनमेंट। आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, जो कि है शेड कैसे बनाना चाहिए। गोट फार्म शुरू करते वक्त आपका सबसे ज़्यादा खर्चा जो है वो शेड बनाने में ही जाता है। अगर ये शेड सही से ना बने तो आपको काफ़ी सारी दिक्कतें आ सकती है। ये शेड ही होता है जो आपको हर मौसम में आपके बकरियों को या बकरों को बीमारियों से बचाता है, फिर चाहे वो गर्मी रहे या फिर ठंड रहे या फिर बारिश का मौसम रहे। तो हम इस वीडियो में वो सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, जैसे कि शेड कैसे होना चाहिए, शेड मेंटेन कैसे करें, एलिवेटेड होना चाहिए, ग्राउंड लेवल पे होना चाहिए, ये सारे सवाल। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। सो सुमित सर, आपके शेड के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन दीजिए। हम देख पा रहे हैं आपका कि आपने काफी हद तक ओपन रखा हुआ है, तो इसकी वजह से वेंटिलेशन भी प्रॉपर हो रहा है। Yes. और मतलब इन जनरल यहाँ पे गर्मी नहीं महसूस हो रही है इतने। हाँ, तो अभी वो तो बेसिक है ना, क्योंकि अभी देखो हम जानवर को वैसे भी एक जगह पे रख रहे हैं, तो उसको जितना हम कंफर्ट दे पाए तो वो अच्छा है। और वो जो जितना नेचुरल वे में होगा उतना अच्छा होता है, क्योंकि अगर यहाँ पे पंखे लगाने जाए या फिर ठंडी के दिनों के लिए लाइट लगाने जाए तो फिर वो बहुत खर्चे वाला काम हो जाता है और वो प्रैक्टिकल भी है नहीं हमारे हिसाब से। तो इसलिए हम लोग ने बेसिक है ओपन, मतलब ओपन नहीं तो नहीं है, जाली लगी हुई है, लेकिन हवा खेलती रहती है। उसकी वजह से दो चीजें होती है कि गर्मी भी ज्यादा लगती नहीं है, ऊपर एस्बेस्टोस की शीट है तो वो गर्मी में तपेगी भी, लेकिन यहाँ पे पेड़ पौधे अच्छे खासे हैं, हवा खेलती रह रही है, तो जानवर भी अच्छे से रहता है, हम लोग को भी काम करना है तो हमें भी अच्छा लगता है। और सबसे पहले तो स्मेल, मतलब जो बकरे से रिलेटेड एक पर्टिकुलर बदबू है हमारे दिमाग में, वो यहाँ पे आपको आएगा नहीं ज्यादा। स्मेल बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। एग्जैक्टली, तो ये इसी की वजह से कि हवा खेलती रहती है। कोई किसी भी जगह पे स्मेल तभी जाता है जब भी वहां पे हवा अटक के रह जाए या फिर बंद हो जाए हवा, लेकिन अगर हवा खिलती रहती है तो कभी भी स्मेल नहीं आएगा। ओके, और ये शेड आपका कितने बाय कितने का है? ये है एग्जैक्टली 150 बाय 31। 150 बाय 31। 150 फीट बाय 31 फीट। ओके, तो इसमें आपने जैसे बताया अभी यहाँ पे 300 नहीं, इसमें अभी 200 एनिमल्स है। अभी जो टोटल शेड है 150 बाय 31 है, मतलब 4,500 स्क्वायर फीट है। लेकिन ये जो बकरी का एरिया, जहाँ पे बकरी रह रही है, जो लकड़ी का एरिया है, वो अराउंड 3000 स्क्वायर फीट है। तो वो हिसाब से हम लोग एनीथिंग बिटवीन 150 to 200 एनिमल्स रखते हैं। ओके, वैसे और जो बाकी का एरिया वो अपने के लिए, चलने के लिए या फिर सामान रखने के लिए जो एरिया है वो है जी। और फीड रेस भी आपने दोनों बीच में डायरेक्ट किए हुए हैं, सो दैट एक ही साथ दोनों, हाँ, मतलब दोनों तरफ खाना डालने को मिल जाता है। पानी का अरेंजमेंट पीछे किया हुआ है, तो वहां पे पानी पी लेते हैं। वहां पे हम लोग नल लगाया हुआ है, तो हम लोग भरते रहते हैं। अभी समर्स में बहुत ज्यादा पानी पीते हैं जानवर, मतलब हम लोग को ये जो टब रखा है 20 लीटर का, वो लगभग, अगर इसमें 20 जानवर है तो लगभग 4 बार भरना पड़ता है दिन में। मतलब ऑलमोस्ट 4 से 5 लीटर पानी जानवर पी जाता है। और वही जानवर रेनी सीजन में 1 लीटर से लेकर 1.5 लीटर ही पानी पीता है, क्योंकि रेनी सीजन में प्यास बहुत कम लगती है, समर्स में प्यास बहुत ज्यादा लगती है, तो वो डिफर होते रहता है। लेकिन पानी का उधर है, ये खाने का है। उधर जो छोटी रिंग है उसमें हम लोग सॉल्ट फ्लिक्स वगैरह रखने का अरेंजमेंट करते हैं। और बाकी तो उनको इधर से बाहर निकलना ही नहीं वैसे भी। ओके, और ये प्लेटफॉर्म आपने वुड का बनाया, राइट? हाँ, ये नीलगिरी का लकड़ा है। लेकिन जनरली ऐसे है कि जो आपके पास अवेलेबल है लकड़ा और जो अच्छा खासा टिकता है, खराब नहीं होता है बहुत जल्दी से, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जितना लोकल यूज करोगे उतना सस्ता आएगा। इसके फायदे आप बता सकते हैं एक बार? लकड़े के? जी हाँ। हाँ, ये जो पूरा हम लोग एलिवेशन कर रहे हैं, उसी का रीजन यही है कि हमें बकरी को जमीन से ऊपर उठाना है, क्योंकि हमारे यहाँ पे पर्टिकुलरली जमीन रात को ठंडी पड़ जाती है, क्योंकि पानी जमीन के अंदर बहुत ऊपर के लिए, जिसे वाटर टेबल बोलते हैं हम लोग। तो उसकी वजह से उसको जमीन से आइसोलेट करना है। और अगर आइसोलेट करने के बाद हम लोग इधर सीमेंट डाल देंगे या फिर सीमेंट का प्लेटफॉर्म बना देंगे, तो सीमेंट तो वैसे भी रात में ठंडा पड़ जाता है। तो उससे अच्छा लकड़ी है कि जो अपने आप में उसकी एक ऊब रहती है, उसकी एक वार्मथ रहती है। और लकड़ा तो अच्छा आइसोलेशन कर देता है, आइसोलेटर है बहुत अच्छा, तो इसके लिए लकड़ा लगा देते हैं हम लोग। ओके, और इसमें इसके बीच में गैप्स भी आपने रखी है, मतलब आई गेस। हाँ, वो लेंडी, मतलब मेंगनी जाने के लिए गैप रखी है, ताकि जब हम साफ सफाई करते हैं वो अच्छे से नीचे गिर जाए। और इसकी वजह से गीला भी नहीं रहता होगा? हाँ, गीला भी नहीं रहता। अभी ये जो लकड़ी है इसका भी वही होता है कि बारिश के टाइम पे ये फूकती है, जैसे लकड़ा जो है वो बारिश में फूकता है। हाँ। तो ये गैप थोड़ा कम हो जाता है, थोड़ा बहुत। और अभी समर्स में ये लकड़ी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी, मतलब सिकुड़ेगी, तो तभी वो गैप थोड़ा सा बढ़ भी जाता है। और ये एलिवेशन आपने कितने फीट का किया हुआ है? 3.5 to 4 फीट, क्योंकि हमारी उसके नीचे की जो जमीन है थोड़ी सी ऊपर नीचे है, लेकिन ऑन एन एवरेज 3.5 to 4 फीट हमारा एलिवेशन है। तो बेसिकली
वो जो मेंगनी है या फिर लेंडी जो आप बोलते हैं, हाँ, वो आप कलेक्ट करते हैं, उसको आगे आप कंपोस्ट में ये करते हैं या फिर एज इट उसको हम 3 टाइप में बेचते हैं। एक तो ऐसे के ऐसे भी दे देते हैं, जो बड़े पेड़ है हमारे पे, आम की बागान है, नारियल की बागान है, सुपारी की बागान है या फिर काजू की बागान है, तो वो लोग हमसे खरीदते हैं ऐसे के ऐसे। उसका हम लोग पाउडर भी करते हैं, जो छोटी मतलब जो सिटीज में जाना है, जिनको गमले में फूल के पौधे लगाने होते हैं, तो उनके लिए हम लोग पाउडर करते हैं। और जो इधर का डेली का कचरा होता है, दिन का जो वेस्टेज निकलता है, उसको हम लोग लेंडी के साथ कंपोस्ट करते हैं। ओके, कंपोस्ट के बेड आपने बनाए हुए हैं, राइट? हाँ, कंपोस्ट के बेड बनाए हुए हैं, जहाँ पे रोज का जो है वो हम लोग उसको मतलब बेड की तरह लगाते हैं, उसको गीला करते रहते हैं ताकि वो जल्दी से जल्दी कंपोस्ट हो जाए। उसमें हम लोग वेस्ट डिकम्पोजर का यूसेज करते हैं। ओके, सो आपने यहाँ पे जो लेंडी के बारे में बोला, लेंडी खत के बारे में भी, तो वो एक आप सेल करते हो, तो Yes. और भी क्या कुछ बाई प्रोडक्ट्स आप आपके फार्म से सेल नहीं, करते हो? अभी के लिए तो सिर्फ जानवर बेचते हैं और लेंडी बेचते हैं, क्योंकि दूध एक्चुअली एक बहुत अच्छा बाई प्रोडक्ट है गोट फार्मिंग में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा जो एरिया वो हॉट एंड ह्यूमिड एरिया है, कोकन एरिया, तो यहाँ पे दूध का यील्ड जो है ना वो वैसे ही बहुत कम है। क्योंकि अगर एक बकरी ठंडी में जो डिलीवरी कर रही है, वही बकरी अगर मई महीने में मतलब गर्मी में डिलीवरी करती है, तो उसका दूध कम आता है तभी के टाइम पे। तो इसके लिए हम लोग दूध बेचने पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करते नहीं है। उसका दूसरा रीजन वो भी है कि हमारे यहाँ पे वैसे दूध के लिए मार्केट है नहीं, कि मतलब दूध को बहुत ज्यादा, बकरी का दूध है करके बहुत ज्यादा रेट मिलेगा, वैसा भी होता नहीं है। तो वी डोंट कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट। हम लोग कोशिश करते हैं कि जो भी दूध बकरी को आ रहा है वो उसके बच्चे को मिले, ताकि वो बच्चे की ग्रोथ अच्छे से हो जाए। जी हाँ, तो ये पॉइंट मैं भी हाईलाइट करना चाहूंगा कि जैसे इन्होंने बताया कि इनके यहाँ पे जो है दूध का मार्केट नहीं है, तो ये दूध बेचते नहीं है। Correct. वैसे ही आपको भी आपके यहाँ पे क्या मार्केट है वो आइडेंटिफाई करना चाहिए पहले, Yes. मार्केट सर्वे करके, और उसके बाद ही उस हिसाब से ब्रीड चॉइस करनी चाहिए या उस हिसाब से आपका बिजनेस सेट करना चाहिए। अगर वेट गेन पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो, इसका मतलब आपके यहाँ पे हैवी वेट बकरे अगर कोई चूज करने वाला होगा, या तो बकरी ईद का मार्केट हो या फिर कटिंग का मार्केट होना चाहिए। करेक्ट। और अगर आप सिर्फ ट्रेडिंग पे फोकस कर रहे हो तो आप वैसे ट्रेडिंग तो साल भर हो सकती है, क्योंकि ट्रेडिंग में भी अलग अलग फॉर्मेट है। मतलब आप सिर्फ ईद के बकरों का ट्रेडिंग के लोगों को पता है, अभी जो रेगुलर बकरे लग रहे हैं, जैसे अगर हमारे एरिया में पता है हमें एक 7-8 मटन की दुकान है, उनको कहीं से तो माल आ रहा है। तो अगर मैं वो कोशिश भी कर लूं कि उनसे बात करके उनको जितना माल लग रहा है उसका भी मैं ट्रेडिंग कर पाऊं, उसके जो उसका जो क्या बोलते हैं इकोनॉमिक्स है उसमें बैठ के, तो वो भी ट्रेडिंग हो सकता है। तो ट्रेडिंग तो है कि आप बाहर से जानवर लाओ और बेचो, सुबह आके शाम में निकल गया तो भी चलेगा, उसके भी ट्रेडिंग ही बोलेंगे। लेकिन वो आपके यहाँ पे होना चाहिए पहले तो मार्केट, उसका आप रिसर्च कर लो कि है कि नहीं है, और उसके बाद नहीं तो आप पहले जानवर लाओगे और आप कोशिश करोगे 100-200 किलोमीटर से लोग आपके पास आके जानवर ले जाए, तो वैसे तो होता नहीं है। तो इसके लिए जितना नजदीक में आप मार्केट आपका खुद का बना रहे हो, मतलब मैं बोलूंगा 20-25 किलोमीटर के रेडियस में या फिर 50 किलोमीटर के रेडियस में, वो सबसे भरोसे वाला मार्केट रहेगा और वो मार्केट कभी टूटेगा नहीं आपसे। ओके, मतलब लोकल मार्केट पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। एग्जैक्टली। ओके, और तो ऐसे ही अगर कोई न्यू गोट फार्म स्टार्ट कर रहा है, या जो एग्जिस्टिंग गोट फार्मर्स है जो अभी अपने बिजनेस चला रहे हैं या रिसेंटली जिन्होंने स्टार्ट किया है, उनको आप क्या एडवाइस देना चाहोगे? एडवाइस तो वैसे एक सिंपल एडवाइस हमारी ये है कि आप कोई थंब रूल फॉलो मत करिए। आप अगर किसी के पास जा रहे हो देखने को किसी का फार्म, तो वो जरूर देखिए, लेकिन वहां पे क्या फॉर्मूला बना है उसका वो ढूंढने का कोशिश भी मत करिए। हमारे हिसाब से आप सिर्फ देखिए कि कैसे चीजें हो रही है, और आपके यहाँ पे आके मतलब आपके फार्म में आप जहाँ पे काम करने वाले हो, वो जो कंसेप्ट उन्होंने लगाए या फिर वो जो जिस तरह से काम कर रहे हैं वो आपके यहाँ पे कैसे एप्लीकेबल होगा उसके बारे में सोचिए, ना कि जैसे के जैसे रेप्लिकेट करना। पहली बात। दूसरी बात, ये जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये लाइव इन्वेंट्री का काम है, इसमें आप लाइव जानवर पाल रहे हो, तो कोशिश करिए कि जितना आपकी कैपेसिटी है उतने ही जानवर रखे, और उससे ज्यादा अगर आपको कितनी भी ग्रीड होए या फिर लालच होए कि नहीं आज 10 जानवर का काम बहुत अच्छा चल रहा है तो अभी 20 कर देते, तो 20 करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो 20 आने के बाद उसकी अगर आप केयर नहीं कर पाए तो फिर वो काम बिगड़ जाता है। तो इसीलिए आपकी कैपेसिटी जानिए और कैपेसिटी में ही काम करिए, और कैपेसिटी बढ़ाने से पहले उसके लिए जो भी रिसोर्स लगने वाला है, उसके लिए जो भी तैयारी होनी है वो करके फिर कैपेसिटी बढ़ाइए। तो ऐसे ही करना है, और ये काम ऐसे कि आप जितना धीरे धीरे सीखोगे, धीरे धीरे करोगे, उतने अच्छे बनोगे, और एक टाइम के बाद ऐसा होगा कि आप फिर किसी भी क्वांटिटी में काम कर सकते हो, किसी भी ब्रीड में काम कर सकते हो, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस उतना तगड़ा हुआ होगा। ओके, सो थैंक यू फॉर द इंफॉर्मेशन, और ये जो आपने टिप्स दी है उसके रिगार्डिंग भी। यस। तो ये वीडियो को भी हम यहीं पे एंड करते हैं। पूरे वीडियो को देखना, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा नॉलेज शेयर किया है सुमित सर ने, और उनके एक्सपीरियंस से उन्होंने फार्म कैसे सेटअप किया है और ब्रीडिंग कैसे करते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन भी शेयर की हुई है।
तो वीडियो को जरूर पूरा एंड तक जरूर देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्रो एंटरटेनमेंट। थैंक यू।